प्रधानमंत्री मोदी एक दिन के दौरे पर बेंगलुरु पहुंच गए हैं। आज वो कई सौगातें देंगे। मोदी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। बेंगलुरु के कंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को खास तरीके से बनाया गया है। करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस टर्मिनल के गेट लॉन्च में करीब 6,000 यात्रियों की बैठने की व्यवस्था होगी। इसमें 22 कॉन्टैक्ट गेट, 15 बस गेट और 17 सिक्योरिटी चेक लेन होंगे। इसे टर्मिनल इन गार्डन की अवधारणा के साथ बनाया गया है, जहां यात्रियों को सुखद एहसास होगा। यहां चारों तरफ हरियाली होगी। 12:30 बजे यानी करीब 1 बजे आप मानिए, प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी होने वाली है। 5,000 करोड़ की लागत से ये नया टर्मिनल बनाया गया है। गार्डन सिटी की तर्ज पर इसको बनाया गया है। बेहद खास है ये नया टर्मिनल, जिसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में वो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मैसूर चेन्नई के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और ये देश की, आपको बता दें, 5वीं और साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। तो किस तरीके से, किस लिहाज से ये खास है, वो भी हम आपको बता दें। 5,000 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट बेहद खास है। ये नया टर्मिनल गार्डन सिटी की तर्ज पर इसे बनाया गया है। और साथ ही साथ इस टर्मिनल को इन एक गार्डन की अवधारणा के साथ बनाया गया। जैसे बता रहे हैं, यहाँ यात्रियों को सुखद एहसास होगा। यहाँ चारों तरफ आपको हरियाली नजर आएगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का है। थोड़ी देर में वो वहां पहुंचेंगे और उसके बाद उद्घाटन करेंगे। प्रतिमा पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को इस वक्त हरी झंडी दिखाने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, वहां पर सारी तैयारियां इस लिहाज से कर ली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज वहां पर पहुंचना है। थोड़ी देर में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन करना है। मैसूर से चेन्नई के बीच ये वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलने वाली है। इसमें ये पूरी ट्रेन एसी होगी। हल्के इसमें कोच होंगे। ट्रेन के दरवाजे स्वचालित होंगे, वैसे जैसे आप मेट्रो सिटीज में मेट्रो में देखते हैं। ट्रेन में जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, इनका इंतजाम भी किया गया है। और इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आज 5वीं वंदे भारत ट्रेन है। 4 वंदे भारत ट्रेनों का क्या क्या रूट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कटरा, नई दिल्ली और नई दिल्ली, ये यानी 5वीं वंदे भारत ट्रेन जो है वो भारत को आज मिलने वाली है। 4 वंदे भारत ट्रेनों का रूट भी हम साथ ही साथ दिखा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंचे हैं सौगातों के साथ। थोड़ी ही देर में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। 5वीं वंदे भारत ट्रेन है ये। साउथ इंडिया की अगर आप देखिए तो ये पहली वंदे भारत ट्रेन है जो सौगात के तौर पर आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अभी देखिए, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया जा रहा है। उन्हें कुछ गिफ्ट्स इस वक्त देकर अब थोड़ी देर में वो हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नागार्जुन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नागार्जुन, साउथ इंडिया के लिहाज से देखिए तो आज पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो मिलने वाली है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी भी दिखा दिया वंदे भारत ट्रेन को। नागार्जुन जी बिल्कुल, जो पहला दक्षिण भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन है, जो चेन्नई से मैसूर का रास्ते पे जाएंगे, बेंगलुरु को बीच में रोकते हुए मैसूर टू बेंगलुरु 2.5 घंटा या 2 घंटा 15 मिनट में पूरा करेगा वंदे भारत ट्रेन। आप देख सकते हैं तस्वीरों पे, जैसे हरी झंडा दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री। आज जो इनॉग्रेशन हुआ है, कल से या आज से टिकट भी मिल सकते हैं। लोगों का जो 7 घंटे का ट्रेन था शताब्दी, अब थोड़ी कम देर में पहुंचेगी वंदे भारत और तेज भी पहुंचेगी। मैसूर और बेंगलुरु के बीच में वंदे भारत चलेगा। दक्षिण भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन है। तो ये तस्वीरें भी आ रही हैं बेंगलुरु से लाइव, आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन करना, उससे पहले देखिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दिखाते हुए। और अब जल्द ही यात्रियों के लिए भी ये चलने लग जाएगी। टिकट इसके हो सकता है आज से ही, जैसा कि नागार्जुन भी बता रहे हैं कि शुरू हो जाए। तो ये
देश के लिहाज से अगर आप देखें तो 5वीं ये वंदे भारत है और साउथ इंडिया के लिए ये पहली वंदे भारत ट्रेन है जिसकी सौगात वहां के रहने वाले उन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। अब से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। तो पीएम की रफ्तार वाली सौगात वहां रह रहे लोगों को मिली है। इससे पहले भी वंदे भारत जिस तरीके से कम ही समय इसमें लगते हैं और दूरी तय कर लेती है मैसूर और चेन्नई के बीच। आपको बता दें ये जो वंदे भारत ट्रेन है वो चलने वाली है, पूरी तरीके से ये एसी होने वाली है और हल्के कोच इसमें रहेंगे। ये खासियत भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। अभी तक 4 वंदे भारत ट्रेनों का जो रूट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और अब जो ये नया वंदे भारत जो मिला वो आज 5वां वंदे भारत ट्रेन जो देशवासियों को समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। नागार्जुन, ये कार्यक्रम तो हमने देखा, अब हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखा दी। आगे के कार्यक्रम प्रधानमंत्री के क्या रहने वाले हैं? अभी रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम खत्म करते ही एयरफोर्स स्टेशन जाएंगे और उसके बाद केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएंगे जहां टर्मिनल 2 की इनॉग्रेशन होगी। और केम्पेगौड़ा जो स्टैचू है 108 फीट का एक जो स्टैचू एयरपोर्ट प्रीमिसेस में है उसका अनावरण होगा अभी 12 बजे। उसके बाद 12:30 बजे एक स्टेज प्रोग्राम भी होगा और 2:30 बजे या 2 बजे प्रधानमंत्री बैंगलोर से निकल के तमिलनाडु पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब आगे के कार्यक्रम के बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं, जहां पर राज्य केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उनको उद्घाटन कर रहा है। करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है और उससे पहले का ये जो कार्यक्रम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत में भी अब वंदे भारत, उस लिहाज से अगर आप देखिए तो दक्षिण भारत के पहले वंदे भारत ट्रेन और अपने देश में ये 5वीं वंदे भारत ट्रेन जिसको अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, उन पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको बेंगलुरु की ही दिखा रहे हैं जहां पर वंदे भारत की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार है, इसलिए भी बेहद खास वंदे भारत जो दूरी है, जो समय है यात्रीगण का, वो इस ट्रेन वंदे भारत की तरह की ट्रेन जो है उनसे समय बहुत बचता है और इसीलिए अब देश को ये 5वीं वंदे भारत ट्रेन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें आ रही हैं और हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अब दक्षिण भारत को भी वंदे भारत ट्रेन मिली है रफ्तार के साथ। सुकून वाली सफर ये ट्रेन में रहने वाली है क्योंकि यहाँ नागार्जुन अगर समझना चाहें इस वंदे भारत ट्रेन की खासियत और क्या क्या है जो अपने दर्शकों को भी समझाएं और देश में अगर आप समझिए तो ये 5वीं वंदे भारत ट्रेन है जिसको हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री ने। जैसे जो पहला 4 वंदे भारत ट्रेन एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा, जो हॉस्पिटैलिटी है, जो सीटिंग कैपेसिटी है और जस्ट रूट बदलता हुआ नजर आ रहा है। इधर दक्षिण भारत का पहली वंदे भारत ट्रेन है जो चेन्नई से शुरू होकर मैसूर तक एंड होगा और बीच में बैंगलोर एक मेन सिटी है उधर रोकेगा और मैसूर टू बैंगलोर जहाँ डिमांड ज्यादा है, शताब्दी चल रहा था इससे पहले, तो शताब्दी से और तेज चलते हुए वंदे भारत का ट्रेन अनावरण हुआ है आज। 2 घंटे या 2 घंटे 15 मिनट तक बैंगलोर से मैसूर पहुंच सकते हैं। आपको पता ही होगा मैसूर एक हिस्टोरिकल सिटी है और ज्यादा टूरिस्ट का डिमांड है, तो इसलिए चेन्नई टू मैसूर एक ट्रेन जो है शताब्दी था पहले, अभी उसको वंदे भारत से बदला गया है। बट शताब्दी भी रहेगा, बट डिमांड अब ज्यादा वंदे भारत पे होगा कि लोगों की जल्दी पहुंचने का एक उम्मीद जो है आज वंदे भारत से पूरा हुआ है। तो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर और कई खासियत इस वंदे भारत ट्रेन की रही है। और ये जो ट्रेन है ये मैसूर और चेन्नई के बीच चलेगी। और नागार्जुन, ये समय पहले कितना लगता था और वंदे भारत के आ जाने के बाद कितना समय लगेगा? शताब्दी जो पहले था बैंगलोर टू मैसूर वो 3 घंटे ले रहे थे, अब वंदे भारत 2.5 घंटे या 2 घंटे 15 मिनट तक मैसूर पहुंच जाएगा। तो हाफ एन आवर या आपको 45 मिनट्स की एक जो टाइम बचत होगा वो वंदे भारत से होगा। तो मैसूर जाने की लोग जो है बैंगलोर से सुबह 5 बजे 5:30 बजे वंदे भारत निकलेगा, मैसूर 8:30 बजे ऑलमोस्ट पहुंच जाएगा। और स्टॉपेज इसके कितने होंगे नागार्जुन? Could you please repeat the question?
इसके स्टॉपेज कितने होंगे? स्टॉपेज सिर्फ 2 या 3 रहेगा, नॉन स्टॉप एक्सप्रेस रहेगा। इवन चेन्नई से मैसूर पूरा एक रूट जो है, इसके भी बहुत कम स्टॉपेज है, 5 या 6 पूरा स्टॉपेज रहेगा। तो इसी के लिए एक कम समय में स्टेशन ए टू स्टेशन बी पहुंच सकता है, जो चेन्नई से शुरू होकर 7 घंटे में मैसूर पहुंच सकता है। तो स्टेशन की बीच में जो रोक है वो भी कम है। तो एक सौगात जो है वो यहाँ लोगों को देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी उन्होंने दिखा दी है। और नागार्जुन, ये आम लोग इसमें कब से बुकिंग करा पाएंगे, कब टिकट बुक कर पाएंगे, कब से आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी ये ट्रेन? उसकी जानकारी के लिए हमने एक मेल भी लिखा है डीआरएम के लिए, डिप्टी रेलवे मैनेजर। उन्होंने एक बताया कि कल या परसों से इसकी एक टिकट वेबसाइट पे मिल जाएगा, बट अभी तक हमें तो नहीं मिला है, बट मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों तक मिल जाएगा। तो ये 5वें वंदे भारत ट्रेन है और इसको हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दी है। ये जो ट्रेन है ये मैसूर से चेन्नई के बीच चलने वाली है। 2 स्टॉपेज अभी इसकी जो जानकारी आ रही है कि बेंगलुरु और कटपड़ी जो है ये 2 स्टॉपेज होंगे, नॉन स्टॉप ये ट्रेन होने वाली है। और सफर भी अब आप समझिए, जहां पर आपको 4 साढ़े 4 घंटे का वक्त लगता था, अब आपका वो सफर कम हो जाएगा, 45 मिनट में आप ये सफर कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर एक सौगात वहां के रहने वाले लोगों को आज 5वीं वंदे भारत ट्रेन, जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। और बेंगलुरु एयरपोर्ट के एक नए टर्मिनल का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन करना है। 5000 करोड़ की लागत से वो टर्मिनल बना है, उसकी भी खासियत अभी हम आपको आगे दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाते हुए, समय की बचत, सुविधाएं ज्यादा, ये ऐसी सौगात है। इसीलिए वंदे भारत को अलग अलग जगहों पर कनेक्ट करने की, उन जगहों पर जहां जैसे इसी रूट को आप देखिए, मैसूर और चेन्नई, क्योंकि पर्यटन के हिसाब से ये ऐसा रूट है कि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनका आना जाना और सुगम बनाया जाए, इसकी कोशिश रही है। और इसीलिए वंदे भारत की सौगात यहाँ पर दी गई है, हरी झंडी इसको दिखा दी गई है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन और ये प्रधानमंत्री जिन दोनों ट्रेन चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर की जो कनेक्टिविटी है, आप देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां मौजूद हैं। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से वंदे भारत गतिशीलता को आगे बढ़ाती है। और ये जब पटरी पर वंदे भारत चलती है, 2 तस्वीर देश की आर्थिक, तो ये 2 तस्वीरें हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन को जहां एक तरफ हरी झंडी दिखाई, वहीं काशी दर्शन ट्रेन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है और इसको भी यहां से रवाना किया है। और एक तरीके से अब आम लोगों के लिए जो मैसूर से चेन्नई या चेन्नई से मैसूर जाने के लिए निकलते हैं, उनके रास्ते को और सुगम बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो सौगातों के साथ पहुंचे हैं। आज उन्होंने हरी झंडी दिखाई वंदे भारत को, और इस लिहाज से भी ये बहुत अच्छे, क्योंकि पर्यटन में जहां जहां बढ़ावा दे सकते हैं वहां बढ़ावा देने की कोशिश के तहत ही इस कार्यक्रम को भी देखा जा रहा है। वंदे भारत को सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। बढ़ रहे हैं आगे, समाजवादी पार्टी से बीएसपी में गए इमरान मसूद अब टोपी, साफा, राम और अल्लाह का सियासी बयान गरज कर देने लगे हैं। मसूद ने जैसे मुसलमानों को जगाने का बीड़ा उठा रखा है। उन्होंने कहा कि टोपी लगाकर सुभान अल्लाह बोलने वाले मुसलमानों के हमदर्द नहीं हो सकते। मसूद ने बीएसपी के लिए दम का नारा दिया, यानी दलित और मुस्लिम। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम करो, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम करो। टोपी लगाई, गले में साफा डाला और माइक से बोल दिया सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, तो आपने समझ लिया कि ये हमारा हिंदू भाई हमारा सबसे बड़ा हमदर्द है। वहां का हमदर्द नहीं हो सकता है। हमें उसके मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह नहीं, हमें उसके मुंह से उसके मजहब का मंत्र सुनकर के मजा आएगा, लेकिन उसके दिल साफ हो, दिल पाक हो, दिल के अंदर किसी तरह की गंदगी ना हो। वो मुंह पर तो राम नाम और बगल में छुरी वाला काम समझ में नहीं आता। आपने किसी को मुल्ला बना देते हो, बहुत खुश हो जाते। हमें किसी को मुल्ला बना करके खुशी नहीं होनी चाहिए। जो है उसकी हमें सच्चाई हकीकत उसी में समझनी चाहिए। और अपने दिल के अंदर भी एक बात ध्यान लीजिए,
कि न तिलक लगाने से मैं हिंदू होऊंगा, न टोपी लगाने से मुलायम सिंह मुल्ला होगा। ये तय समझ लीजिएगा। टोपी पहनकर साथ देने वाले हमारे हमदर्द नहीं हैं, ये इमरान मसूद कह रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी वाले काम है इनके, हमारी नमाज पर डंडे बरसाए गए हैं। तो पार्टी बदली तो इनके सुर भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में चेन्नई समेत कई जिलों में जिस तरीके से बारिश की खबरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काशी दर्शन ट्रेन को भी सिग्नल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं बेंगलुरु में उनका रोड शो भी होना है। भारी तादाद में वहां पर जन सैलाब सा उमड़ा नजर आ रहा है। जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं, हाथों में भाजपा के बैनर पोस्टर लिए, प्रधानमंत्री की फोटो लिए कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं। तो सौगात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, काशी दर्शन को सिग्नल दिया, उस ट्रेन को भी। और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रोड शो की तैयारी भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें भी देखिए आनी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही चिरपरिचित अंदाज में वहां मौजूद लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के लिए मिशन दक्षिण पर पहुंचे हैं। बेंगलुरु में उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और ये देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन है, जबकि दक्षिण भारत को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात पीएम ने दी है। काशी दर्शन ट्रेन को भी पीएम ने हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा बेंगलुरु टर्मिनल 2 का भी आज वो उद्घाटन करने वाले हैं। बेंगलुरु में भारी संख्या में उमड़ी भीड़ ने पीएम का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बेंगलुरु मैसूर वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। काशी दर्शन ट्रेन की सौगात भी वहां लोगों को मिली है। और उसके साथ ही साथ जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो रोड शो जिसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही अंदाज के साथ अपने कार से थोड़ा बाहर निकलकर जो महिलाएं भारी तादाद में आपको दिख रहे हैं, कार्यकर्ताएं जो वहां पहुंचे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। और ये 2 तरफा है जिस तरह से वो खुद अपने आप को और अब बात ज्ञान वापी की, क्योंकि ये लड़ाई अभी बाकी है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर मामले में आज काशी से दिल्ली तक 3 अदालतों में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की नई खंडपीठ सुनवाई करेगी कि ज्ञानवापी परिसर में जो कथित शिवलिंग मिला है उसके संरक्षण की मांग वाली याचिका पर आगे क्या किया जाएगा। दूसरी ओर वाराणसी की अदालत में उस अर्जी पर सुनवाई होगी जिसमें ज्ञानवापी परिसर के तहखाने और बचे हुए हिस्से में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई की मांग की गई है। तो आज दोपहर 3 बजे नई बेंच इस पर सुनवाई करने वाली है। इसी के साथ साथ आज ये अहम दिन कथित शिवलिंग संरक्षण का आदेश बढ़ाने की मांग की गई है, उस पर भी आज सुनवाई होनी है। वाराणसी कोर्ट में भी ज्ञानवापी मामले में सुनवाई है। वाराणसी के ज्ञानवापी में मिली आकृति क्या सचमुच स्वयंभू शिवलिंग है? क्या ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने के अंदर निकली आकृति फव्वारा है? आस्था कथा और कब्जे दावे की ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है, लेकिन अविनाशी काशी के ज्ञानवापी का विवाद आज फिर अदालत की चौखट पर है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के संरक्षण को लेकर सुनवाई होने वाली है। काशी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संरक्षित कर दिया गया था। ज्ञानवापी परिसर के जिस वजूखाने में कथित शिवलिंग मिला है उसे चारों ओर से घेर दिया गया है।
वहां सुरक्षा बलों का पहरा लगा दिया गया है। ज्ञानवापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को आदेश दिया था कि वजूखाने में मिली आकृति को संरक्षित कर दिया जाए। मामले की सुनवाई 10 नवंबर को ही होनी थी और वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने इस मामले को मेंशन भी किया, लेकिन चीफ जस्टिस ने नई बेंच में इसकी सुनवाई की बात कही। आज दोपहर 3 बजे इस पर सुनवाई होने वाली है। हमने ये मांग की है कि जो सीलिंग का ऑर्डर है जो 12 नवंबर को खत्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, उसको फर्दर एक्सटेंड किया जाए। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग जैसी आकृति के खुलासे के बाद विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को 3 आदेश दिया था। पहला ये कि शिवलिंग वाली आकृति को संरक्षित कर लिया जाए, दूसरा ये कि वजू खाने वाले इलाके को सील कर दिया जाए, तीसरा ये कि मस्जिद में लोगों की नमाज पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को वापस वाराणसी कोर्ट के पास ही भेज दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश 8 हफ्तों के लिए ही था, जिसकी मियाद 10 नवंबर को ही खत्म हो चुकी है। इसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। काशी के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई उतने ही अहम मोड़ पर खड़ी है जिस अहम मोड़ पर अयोध्या मसला ताला खुलने के पहले खड़ा था, क्योंकि इसी सुनवाई पर यह निर्भर करता है कि इस मसले का भविष्य क्या होगा। साइंटिफिक एविडेंस यानी वैज्ञानिक सबूत तभी मिलेंगे जब इसके वैज्ञानिक तरीके से जांच होगी, और ये जांच सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश पर निर्भर करती है जिसकी सुनवाई हो रही है। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा की मांग पर वाराणसी कोर्ट ने परिसर के अंदर सर्वे कराया था। उस सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के अंदर सनातन धार्मिक परंपरा से जुड़े कई प्रतीक चिन्ह मिले थे, और तभी खुलासा हुआ था कि परिसर के अंदर जो वजूखाना है उसके पानी के नीचे एक शिवलिंग नुमा आकृति छिपी हुई है। उस आकृति के खुलासे के बाद हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग करार दे रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा बताया है। इसी विवाद में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को शिवलिंग जैसी आकृति को संरक्षित करने का आदेश दिया था। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो ज्ञानवापी के विवाद पर जिला अदालत से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अदालती लड़ाई चल रही है, और इसी कानूनी लड़ाई में आज वाराणसी के कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष ने मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर के जो बाकी बचे हुए हिस्से हैं तहखाने के अंदर कोर्ट कमिश्नर से सर्वे भी कराया जाए, और इसी मसले पर वाराणसी की अदालत में सुनवाई होने वाली है। ज्ञानवापी परिसर के अंदर जब वजू खाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली, दीवारों पर धार्मिक चिन्ह मिले, स्तंभों पर सनातन धार्मिक परंपरा की आकृतियां मिली, तो हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता दिखा कि इमारत के तहखानों में भी सनातन पूजा परंपरा की निशानियां मौजूद हैं। इस मामले पर जब हिंदू पक्ष ने वाराणसी की जिला अदालत में मांग रखी, तो उस पर अदालत ने मुस्लिम पक्ष से आपत्ति मांगी थी। 2 नवंबर को हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बाद अब हिंदू पक्ष अपना जवाब दाखिल करने वाला है। मुस्लिम पक्ष ने जो हमने इनिशियली एप्लीकेशन दी थी दीवार हटाने वाली, आर्टिफिशियल वॉल्स को हटाने वाली, वजू एरिया के नीचे वाली 82 का उस एप्लीकेशन का नंबर है, उस पर उन्होंने अपना आपत्ति दर्ज कराया, ऑब्जेक्शन फाइल किया। उसका प्रत्युत्तर देने का समय हमने लिया है और कोर्ट ने 11 नवंबर इसकी तिथि निर्धारित की है। मुस्लिम पक्ष ने ऑब्जेक्शन उस पर किया जी, उसकी तिथि 11 नवंबर निर्धारित की गई है। दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में 17 मई को दाखिल किए गए आवेदन 82 पर प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से लिखित तौर पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इसी अर्जी में हिंदू पक्ष ने मस्जिद के तहखाने की उत्तरी दीवार को हटाकर और ज्ञानवापी के बैरिकेडिंग के पश्चिमी दीवार के बंद दरवाजे को तोड़कर कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराने की मांग की थी। उसी मांग पर अदालत में सुनवाई होनी है। हमारे साथ याची महिलाएं भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते। जिस तरह से
वे कमीशन की कार्रवाई के दौरान जो नीचे की दीवार छूट गई थी, जिसकी आप लोग बातें बार बार कह रही हैं, उसका सर्वे होना कितना जरूरी है? अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से साक्ष्य भी छुपे हुए हैं। अभी कई तहखाने बचे हैं जिनका अभी नहीं हुआ है, अभी अर्धा जो है वो उसका भी नहीं हुआ है। तो अभी बहुत सी प्रूफ जो है अभी सामने नहीं आ पाया, तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, क्योंकि अभी बाबा मिले हैं ना, अभी श्रृंगार गौरी तो मिलने बाकी है। अभी श्रृंगार गौरी का चौखट मिला तो मंदिर विग्रह हम लोग को बाकी है, इसीलिए हम लोग सर्वे का मांग करेंगे। पूरा हम लोग इस बार सर्वे और कराएंगे, और बाबा भी मिलेंगे, अर्घा भी मिलेगा बाबा का, और जहाँ जहाँ हम लोग नहीं गए, जो जो तहखाना नहीं खुला, उसको भी हम लोग खुलवाने की मांग की है। ये महिलाएं उन्हीं 5 याचिकाओंकर्ताओं में शामिल हैं जिन्होंने ज्ञानवापी के बाहर मौजूद श्रृंगार गौरी की शिला के दैनिक पूजन की मांग पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इनकी मांग है कि श्रृंगार गौरी का असली विग्रह और उनसे जुड़े देवी देवताओं के विग्रह ज्ञानवापी के अंदर चारों ओर है, और उन सभी देवी देवताओं की इन्हें दैनिक पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। श्रृंगार गौरी का ये चबूतरा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के गेट नंबर 4 से मंदिर की तरफ बढ़ने पर ज्ञानवापी परिसर की बैरिकेडिंग की ओर है। हिंदुओं को हर साल चैत्र के महीने में पड़ने वाले नवरात्रि के चौथे दिन श्रृंगार गौरी के पूजा के लिए सिर्फ 1 दिन की इजाजत दी जाती है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। संजय हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। संजय, जरा ये बताइएगा, ये जो 3 याचिकाएं हैं, ये कौन कौन सी याचिकाएं हैं? इनमें क्या बड़ा फैसला आने की उम्मीद आप देखते हैं? क्योंकि ये तीनों क्या क्या है, जरा पहले अलग अलग विस्तार से इन तीनों के बारे में बताइएगा, और कब इन पर कुछ सुनवाई या फैसला होना है वो वक्त भी बताइएगा। 2 जगह सुनवाई लंबित है, एक तो वाराणसी की कोर्ट में और दूसरी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहा था कि नई इसमें बेंच निर्धारित की जाएगी, और बेंच बनाने के बाद आज 3 बजे सुनवाई का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें कोर्ट ने मई में जिस समय वो रोक लगाई थी कि जो शिवलिंग की आकृति मिली है, कथित रूप से जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है और दूसरा पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है, उसके सुरक्षा को लेकर, उसे संरक्षित करने को लेकर वहां तक कोई पहुंच ना पाए, इसका आदेश जारी किया था। लेकिन जब निचली अदालत में हिंदू पक्षकारों ने ये इजाजत मांगी, इसके लिए अर्जी दाखिल की कि जो कथित शिवलिंग मिला है उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए या कोई अन्य वैज्ञानिक जांच कराई जाए जिससे ये साबित हो सके कि ये पत्थर कितना पुराना है। इस पर निचली अदालत ने, हाई कोर्ट ने कहा था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है, लिहाजा निचली अदालत के पास ये अधिकार नहीं है कि उस रोक से आगे जाकर इस पर कोई आदेश पारित किया जाए। लिहाजा हिंदू पक्षकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उनका ये कहना है कि जो रोक लगाई गई थी उस पर उसमें राहत दी जाए, उसे हटाया जाए, ताकि इसकी वैज्ञानिक जांच कराई जा सके और एक बड़ा सबूत, एक बड़ा तथ्य अदालत के सामने रखा जा सके, ताकि इसे पता चले कि दावा कौन से पक्ष का मजबूत है। जो लोग इसे शिवलिंग बता रहे हैं और अर्वाचीन बता रहे हैं, जो प्रागैतिहासिक बता रहे हैं, वो दावा सही है या फिर मुस्लिम पक्षकारों का दावा सही है कि वो एक फव्वारा है। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। तो कुल मिलाकर आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई है और इसको लेकर हिंदू पक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और ऐसे में गुरुवार को हर पार्टी ने पूरा जोर लगाया। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग है, नेताओं ने अपना काम कर दिया, अब जनता की बारी है। जो क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे, वहां से कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया। जो लोग सालों साल बैठे रहे, जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनको आपने सजाना है या उनको आपने अधिकार देना है? जो आपकी हितों की लड़ाई लड़ते हैं उनको आपने अधिकार देना है। ये आपको हर गरीब को आवास की सुविधा, हर गरीब के घर में शौचालय की सुविधा क्या ये कांग्रेसी कर पाते? तो फिर इनको क्यों चुनना है? 5 साल में कमर तोड़ महंगाई, हर तरफ से आपको मारा जा रहा है, चाहे महंगाई से, बेरोजगारी से। ये पहाड़ की लड़ाई है जिसके लिए नेताओं ने जमकर दहाड़ लगाई। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब स्वार्थ भरी राजनीति की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजेवाद की गारंटी। कांग्रेस में अनिश्चितता है, अनिर्णय है, अराजकता है। कांग्रेस में इतने दल में फंसा हुआ है, गुटबाजों का दलदल।
हिमाचल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरा जोर दिखा। गली गली में सियासी शोर दिखा। बीजेपी के दिग्गजों ने मैदान संभाला। निशाने पर परिवारवाद था, कांग्रेस थी, तो वहीं वादों का पिटारा भी था। आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ से लेकर जेपी नड्डा ने ताबड़तोड़ रैलियां की और सरकार बनाने का दम भरा। पीएम नरेंद्र भाई है, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अनुराग भाई सूचना प्रसारण मंत्री है। कांग्रेस के पास कौन है? अरे विपिन भाई, आपको मालूम नहीं है कांग्रेस के पास? अरे सुनो सुनो, कांग्रेस के पास वहां भी मां बेटा है, यहां भी मां बेटा है। मगर राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है, अब लोकतंत्र आ गया है, राजा रानियों का जमाना गया, अब जनता का जमाना आया है। एक नेता बिना कागज देखे 25 स्कीमें आपके हित की बताता है। 50 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ ऐसी बात करता है। कभी आपने कांग्रेसियों से सुना ऐसी बात करते हुए? कांग्रेस की ओर से कमान प्रियंका गांधी ने संभाली। डोर टू डोर कैंपेन किया तो वहीं बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। प्रियंका ने खुद को हिमाचल से जोड़ने की कोशिश की। क्योंकि मेरी दादी जी ने आपके साथ एक रिश्ता जोड़ा। उस रिश्ते को आज मैं निभा रही हूं। क्या रिश्ता था? प्रेम का रिश्ता था, सेवा समर्पण का रिश्ता था। आपका इतना सुंदर प्रदेश है, मैं भी एक तरह से यहीं की निवासी हूं, और पेंशन मिले ना मिले, रिटायर तो मैं यहीं होंगी। आज आप गैस के सिलेंडर को खरीदने जाती हैं तो क्या करती हैं आप? कितना दे रही हैं आप गैस के सिलेंडर के लिए, बताइए? पहले कितना होता था 5 साल पहले? तो आपकी मदद क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अलका लांबा समेत तमाम नेताओं ने पूरा जोर लगाया। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी पहली बड़ी परीक्षा है। वहीं इस बार अरविंद केजरीवाल की एंट्री ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। हिमाचल में 12 दिसंबर को मतदान है, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 68 सीटों में ये मतदान होना है, जहां बहुमत का आंकड़ा 35 है। किसी के लिए किला बचाने की लड़ाई है तो किसी के लिए अपनी खोई विरासत को पाने की। वहीं कई पहाड़ पर पैर जमाने की कोशिशों में लगे हैं। अब दांव पेच का वक्त बीत गया है। अब जनता को तय करना है कि वो हिमाचल का ताज किसके सिर पर काबिज करती है। आज तक ब्यूरो।